हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम यहाँ पर यूपीएससी के पीवाईक्यू बेस पर सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और हम यहाँ पर अभी सोसाइटी के जो वुमेन वाला सेक्शन है उसके प्रश्न देख रहे थे। तो आज हम उसके कुछ बचे हुए प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप उन आंकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातियों में लिंग अनुपात अनुसूचित जातियों के लिंग अनुपात की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एसटी कास्ट है यानी कि अनुसूचित जनजाति है उसमें जो अनुसूचित जाति है एससी, उसकी तुलना में जो लिंग अनुपात है वो महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल है। किसमें? एसटी जनजाति में। यानी कि एसटी जनजाति का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? 990 के करीब है और एससी के अंदर जो लिंग अनुपात कितना है? 945 के करीब है। क्या कारण है कि जो अनुसूचित जनजाति है वो अनुसूचित जाति से अच्छा लिंग अनुपात रखती है, उसको यहाँ स्पष्ट करना है। तो अब आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। तो अब हम यहाँ पर अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रो में जो अभी हमने बताया है कि एससी के अंदर लिंग अनुपात कितना है और एसटी के अंदर लिंग अनुपात कितना है उसको बता सकते हैं और प्रश्न की जो डिमांड है उसको समझा सकते हैं कि जो आपने कहा है वो सही है कि अनुसूचित जनजाति है उसके अंदर लिंग अनुपात अच्छा है और जो अनुसूचित जाति है उसमें लिंग अनुपात सही नहीं है। तो उसको हम इंट्रो में यहाँ पर बता सकते हैं। अब मेन बॉडी में हमें सीधा इसके कारणों पर आना है कि क्या कारण रहे कि अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कम है और अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात बेहतर है। तो हम मेन पॉइंट में जाने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर जानते हैं कि जो अनुसूचित जाति है वह मूलतः कहाँ रहती है? जहाँ पर अन्य ओबीसी जातियाँ हो गई या फिर जो जनरल की जातियाँ हो गई उन्हीं के साथ लगभग रहती है, जबकि जो अनुसूचित जनजाति है वह मूलतः जंगलों में रहती हैं। उनका जुड़ाव मुख्य धारा से बहुत ही कम है। तो मुख्य धारा में जुड़ाव कम होने से क्या हुआ कि मुख्य धारा को जो लाभ मिल रहे हैं या फिर मुख्य धारा के अंदर जो संस्कृति प्रचलित है उनसे इस संस्कृति का जुड़ाव नहीं है, तो उनके जो प्रभाव है वो यहाँ पर नहीं देखे जाएंगे। और साथ ही उन जातियों के अंदर जो समृद्ध जातियां हैं उनके अंदर जो महिलाओं को लेकर जो भेदभाव की खबरें आती हैं वो यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। तो ये अंतर है। इसी अंतर ने क्या किया, जो एससी और एसटी के बीच लिंगानुपात में डिफरेंस ला दिया है, क्योंकि एससी है वह मूलतः जो मुख्य धारा है उसके साथ रहती है, जबकि जो एसटी है वो उनसे अलग थलग होकर रहते हैं। उसी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। जैसे पहला पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या समृद्ध क्षेत्रों में अधिक नहीं है क्योंकि वो जंगलों में रहती है। जैसे कि जो भारत की कुल शहरी जनसंख्या है उसमें से 2.8% लोग हैं वो कौन है? एसटी है, जबकि एससी कितने हैं? 12.6%। यानी कि 100 आदमी जो शहरों में रह रहे हैं उनमें से 3 लोग तो किसके हैं? एसटी से बिलोंग करते हैं और 13 लोग किससे बिलोंग करते हैं? एससी से बिलोंग करते हैं। तो अब ये समृद्ध क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। समृद्ध क्षेत्रों का जो लिंगानुपात है वो जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां से कम है। जैसे कि हमने कल के प्रश्न में डिस्कस किया था कि समृद्ध राज्यों के अंदर लिंगानुपात आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों की तुलना में कम है। उसी बिंदु को ये पॉइंट यहाँ पर समझा रहा है। तो इस कारण शहरों में ऑल ओवर लिंगानुपात कम होता है और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ऑल ओवर लिंगानुपात ज्यादा होता है। तो शहरों में जो अनुसूचित जाति रह रही है उस पर भी यह प्रभाव देखा जाएगा, जबकि जो जंगलों में अनुसूचित जनजाति रह रही है उस पर यह प्रभाव नहीं देखा जाएगा। जैसे कि शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? 929 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? 946 है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अब एससी पॉपुलेशन है वो समृद्ध क्षेत्रों के साथ रह रही या मुख्य धारा के साथ रह रही है तो उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक क्या होगी? पहुंच बढ़ गई। तो अब वह अबॉर्शन जैसे माध्यमों का यूज करके कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे सकता है या फिर वो लिंग जांच जैसे साधनों का प्रयोग कर सकते हैं और जो लड़की है उसको पेट में ही खत्म कर सकते हैं। ये प्रभाव कहाँ देखे गए? अनुसूचित जाति में देखे गए, जबकि अनुसूचित जनजाति तक अभी तक इतनी पहुंच नहीं है, जिसके कारण क्या है, जो लिंगानुपात में डिफरेंस देखा जा रहा है। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसटी वर्ग है उसके अंदर एससी वर्ग की तुलना में लैंगिक भेदभाव कम होता है, महिलाओं के लिए भेदभाव वहां पर कम होता है। जैसे कि जो द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार एससी महिलाओं के विरुद्ध रेप की घटनाओं में 37% तक की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही जो एससी वर्ग है वहां पर महिलाओं को कम वित्तीय अवसर है एसटी वर्ग की तुलना में। जैसे कि जो LFPR है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसके तहत जो एससी कम्युनिटी के महिला हैं उनकी LFPR में पार्टनरशिप कितनी है? 28-29% के करीब है, जबकि एसटी वर्ग की महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 43% के करीब है। तो यह जो अंतर देखा जा रहा है यही आगे चलकर कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है और इस लिंगानुपात में अंतर स्पष्ट करता है। अब एससी समूह कहाँ रहता है? समृद्ध क्षेत्रों में रहता है। तो समृद्ध क्षेत्रों में क्या है, दहेज जैसी जो कुप्रथा है उनका प्रचलन अधिक है, तो उनमें भी एससी जो समूह है उसको शामिल होना पड़ता है, जिसके कारण लड़कियों को वहां पर बोझ समझा जाता है। जबकि जो एसटी वर्ग है उसमें दहेज जैसी प्रथाएं नहीं चलती हैं,
तो वहां पर लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता और वहां पर मातृसत्तात्मक समाज भी देखा जाता है, जिसके कारण महिलाओं को वहां पर अधिक राइट्स है और महिलाओं से संबंधित भेदभाव कम है, इसलिए वहां पर लिंगानुपात भी अधिक पाया जाता है। 5वां पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, श्रम बल में महिला की भागीदारी। 6 पॉइंट हो गया कि जनजाति समाज कौन सा है, मातृतंत्रात्मक समाज है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे गारो खासी हो गए या इरूला केरल में हो गए। और जनजाति समाज है उसका क्या है, मुख्य धारा से जुड़ाव कम है, जो कि हम पहले वाले पॉइंट का रिवर्स पॉइंट लिख सकते हैं। और अनुसूचित जातियों का क्या हो रहा है, संस्कृतिकरण हो रहा है। यहाँ पर संस्कृतिकरण से क्या तात्पर्य है कि जो अनुसूचित जातियां हैं वो जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनकी रीति रिवाजों को सीखकर अपने में समाहित कर रही है। तो जो समृद्ध जातियां हैं वहां पर क्या है, बेटी की इच्छा अधिक देखी जाती है। तो यही प्रथा संस्कृतिकरण के कारण कहाँ आ रही है, अनुसूचित जातियों तक पहुंच रही है, जिसके कारण वहां पर लैंगिक भेदभाव बढ़ रहा है और वही आगे चलकर कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है और यह लिंगानुपात में अंतराल पैदा करता है। तो ये कारण हमने यहाँ पर देख लिए। अब सरकारी प्रयास क्या है, जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे वही सरकारी प्रयास यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना होगी, या फिर आपकी बेटी हमारी बेटी हरियाणा की योजना हो गई। यही कुछ पॉइंट है। कंक्लूजन में हम वापस वही SDG 5 को कोट करते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपने पहले प्रश्न के उत्तर को देखा है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि महिलाओं के संगठन को लिंग पूर्वाग्रह से मुक्त करने के लिए पुरुष सदस्यता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न 2013 में पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रश्न में एक वर्ड आया है लिंग पूर्वाग्रह, यानी कि जेंडर बायस। अब लिंग पूर्वाग्रह एक तो अपने आप में हो गया कि यदि महिला संगठनों में पुरुष सदस्यों को शामिल नहीं किया गया तो वहां पर पुरुषों को लेकर जेंडर बायसनेस देखी जाएगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि यदि पुरुष साथी शामिल नहीं होंगे तो पुरुषों की जो संवेदना है उनको महिला सदस्य नहीं सीख पाएंगे, और पुरुष यदि महिलाओं के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे तो पुरुष भी महिलाओं की जो संवेदनशीलता है या स्वयं वेदना है उससे इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। और महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्या है या फिर पुरुषों से जुड़ी हुई जो समस्या है उनको तभी कोई संगठन समझ पाएगा जब उसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी होगी। यदि कोई महिलाओं के भीतर जो असमानता है उसको समाप्त करने के लिए कोई संगठन बना है तो उसमें यदि पुरुष शामिल होता है तो महिला समस्याओं को समझ पाएगा और उससे इंस्पायर होकर कई अन्य लोग भी इस प्रकार के संगठनों को बढ़ावा देंगे ताकि ये संगठन धरातल पर अच्छे से कार्य कर पाए। तो ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है या फिर लिंग आधारित पूर्वाग्रह है। इस लिंग आधारित पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए महिला संगठनों को क्या करना पड़ेगा, पुरुषों को अपने संगठन में जगह देनी पड़ेगी ताकि लैंगिक आधार पर संवेदनशीलता का आदान प्रदान हो सके। तो ये तो प्रश्न की मेन डिमांड है। तो संक्षेप में हमें यहाँ पर यही बताना है कि महिला संगठन है उनमें पुरुषों को शामिल करने से क्या पॉजिटिव देखे जाएंगे और क्या नेगेटिव देखे जाएंगे। इंट्रो में हम कुछ महिला संगठनों के उदाहरण दे सकते हैं और साथ ही में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि महिला संगठनों के अंदर पुरुषों की भागीदारी होने से क्या होगी, लिंग आधारित संवेदनशीलता सुनिश्चित होगी। और साथ में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला परिषद हो गया, या फिर सेवा संगठन गुजरात वाला हो गया, या फिर महिला किसान अधिकार मंच। ये समूह महिलाओं से संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले वही बताएंगे कि क्यों महिला संगठनों के अंदर पुरुष सदस्यों को शामिल होना चाहिए। इसके पक्ष में कुछ तर्क देंगे। जैसे पहला पॉइंट है विविध परिप्रेक्ष्य। अब पुरुष सदस्य यदि महिला संगठनों से जुड़ेंगे तो लैंगिक समानता के बारे में चर्चा होगी और लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता है उसको संबोधित करने के लिए व्यापक और संतुलित रणनीतियों को जन्म दे गई। दूसरा पॉइंट है साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। यदि किसी संगठन में सिर्फ महिलाएं हैं तो पूरी जिम्मेदारी किस पर होगी, महिलाओं पर होगी। यदि पुरुष भी उसमें शामिल होते हैं तो पुरुष और महिला दोनों पर उसकी जिम्मेदारी आएगी और कार्य सुचारू ढंग से संचालित होगा। तीसरा पॉइंट भी वही है कि इससे क्या होगी, भागीदारी में वृद्धि होगी। जैसे कि महिला संगठनों के अंदर पुरुष सदस्य आएंगे तो पुरुष क्या करेंगे, महिलाओं की समस्याओं से अवगत होंगे और महिलाओं के लिए आवाज बनकर समाज में आएंगे, जिसके कारण क्या होगी, पुरुषों की भागीदारी अधिक से अधिक महिला रूढ़ियों को या फिर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है या फिर महिलाओं से संबंधित जो असमानता है उसको समाप्त करने में योगदान देंगे। रोल मॉडल वाला एस्पेक्ट हो गया कि यदि पुरुष लोग महिला संगठनों में शामिल हैं तो वो अन्य पुरुषों के लिए रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। समग्र दृष्टिकोण आ पाएगा क्योंकि सभी लिंग के लोग कार्य करेंगे तो सभी एस्पेक्ट एक धरातल पर आ पाएंगे और किसी समस्या को अच्छे ढंग से समझने में वो सहायता करेगी। जैसे कि लिंग संबंधी मुद्दे हो गए या घरेलू हिंसा हो गई, कार्यस्थल पर भेदभाव हो गए, प्रजनन अधिकार हो गए, पुरुष और महिला दोनों को प्रभावित करते हैं। तो इन दोनों पर स्पष्टता तभी आएगी जब पुरुष और महिला दोनों में साथ में काम करेंगे। 6th पॉइंट है शैक्षिक अवसर। अब इससे क्या तात्पर्य है कि पुरुषों का महिला संगठनों में शामिल होने से महिलाओं को पुरुषों से संबंधित चीजों की जागरूकता आएगी और पुरुषों को महिला से संबंधित चीजों की जागरूकता आएगी। इससे क्या होगा, व्यापक सामाजिक समझ विकसित होगी। 7वां पॉइंट है कि सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। सांस्कृतिक परिवर्तन कौन सा, कि सिर्फ महिलाओं से संबंधित समस्या को महिला ही समझ सकती है या फिर पुरुषों से संबंधित समस्या को सिर्फ पुरुष ही समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सांस्कृतिक
धारणा है उसमें चेंजेस आएगा, क्योंकि दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों को लगेगा कि हाँ, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दोनों की भागीदारी आवश्यक है, चाहे वो किसी भी उद्देश्य को लेकर संचालित हो रहा हो। 8वां पॉइंट है कि संगठन को आर्थिक लाभ भी होगा, जैसे कि जो मैकेंसी एंड कंपनी है उसके एक अध्ययन में पाया गया कि लिंग विविध कंपनियों की अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करने की 21% से अधिक क्षमता रखती है वो। और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि महिला अधिकारों की जो संकीर्ण सोच होती है कि सिर्फ महिला ही महिला को समझ सकती है, उस धारणा को ये तोड़ेगा। और दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जो आजकल रेडिकल फेमिनिस्ट उभर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ महिला के नजरिए से समाज को देखते हैं, या फिर महिला मुद्दों को लेकर इतने अधिक संवेदनशील हो जाते हैं कि अन्य मुद्दों को भूल जाते हैं, उनको भी समझ आएगी कि दोनों की भागीदारी वास्तव में किसी भी संगठन को चलाने के लिए जरूरी है। तो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा था कि इसके कुछ विपक्ष में भी तर्क है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि उसका मेन गोल या फोकस है वो कमजोर होगा, कि कोई महिला संगठन है वो महिलाओं की समस्याओं को समाधान करने के उद्देश्य से बनाए, लेकिन पुरुषों की अधिक भागीदारी होने से जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य से वहां पर ध्यान भटक सकता है, जिसके कारण क्या होगा, वह उद्देश्य प्राप्त करने में संगठन अपने आधार को खो देगा। दूसरा पॉइंट है संभावित प्रभुत्व, कि यदि पुरुषों की भागीदारी बढ़ा दी जाती है तो महिला संगठनों में पुरुषों का प्रभुत्व हो जाएगा और महिलाओं के वहां पर नेतृत्व पदों पर कमी हो जाएगी, और जो महिला असमानता को समाप्त करने के लिए जो संगठन बना है उसी संगठन में महिला असमानता नजर आएगी। तीसरा पॉइंट है सुरक्षित स्थान का नुकसान। अब इससे क्या तात्पर्य है कि महिलाओं से संबंधित कोई संगठन है, जैसे कि सेवा हो गया, वहां पर क्या हो रहा है, महिलाएं जुड़कर एक साथ काम करती हैं और महिला अपने समस्याओं को वहां पर डिस्कस भी करती है। तो यदि उस संगठन में पुरुष सदस्य आ जाते हैं तो महिला अपने मुद्दों को खुलकर नहीं बताएगी, या फिर अपनी समस्याओं को संकोच के कारण वहां पर स्पष्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह पुरुषों के कारण असहज महसूस कर सकती है। तो इससे क्या होगा, सुरक्षित स्थान को नुकसान पहुंच सकता है। चौथा पॉइंट है संसाधन आवंटन। अब पुरुषों की भागीदारी से जो संसाधन महिलाओं को मिलने चाहिए थे वह पुरुष ले सकते हैं, इसका भी डर रहता है। तो ये कुछ इसके विपक्ष में तर्क देखे जा सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम कुछ पॉइंट बता सकते हैं, जैसे कि जो संगठन है वह अपने मिशन और लक्ष्यों को स्पष्टता परिभाषित करे, उसके बाद जो उद्देश्य है उसमें भटकाव नहीं आएगा, समावेशी नीतियां और दिशा निर्देश स्थापित करे, शिक्षा और संवेदनशीलता को बढ़ावा दे, लिंग उत्तरदायी नेतृत्व सुनिश्चित करे कि महिला संबंधी जो संगठन है वहां पर जो मुख्य नेतृत्व वाला पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, और संतुलित प्रतिनिधित्व हो, ऐसा नहीं हो कि पुरुषों को अधिक शामिल कर दिया जाए ताकि वहां पर महिलाओं की भागीदारी कम हो जाए। सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को अधिक और अधिक जागरूक करके बाहर से ही उनका सहयोग महिला संगठनों के लिए बढ़ाया जाए, और जो प्रोग्रेस हो रही है महिला संगठनों की उनकी प्रॉपर निगरानी हो और उनका सही से मूल्यांकन हो। ये कदम उठाए जा सकते हैं। कंक्लूजन में वापस वही SDG 5 को कोट कर सकते हैं, जो कि लिंग समानता की बात करता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक शक्तियों की चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते महिलाकरण को प्रेरित कर रही है। यहाँ पर यह प्रश्न 2014 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि कृषि के अंदर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा क्यों हो रही है, जो कृषि श्रमिक हो गए या फिर कृषि से संबंधित गतिविधियां होगी उनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक क्यों हो रही है। जैसे कि यहाँ वर्ड आया है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर महिलाओं की भूमिका बढ़ना। उसके कारण यहाँ पर बताने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो अब हम अपने इस उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे। हम सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है उसकी जानकारी दे सकते हैं कि आप जो बात कह रहे हो वो सही है या फिर गलत है। क्या वास्तव में महिलाओं की कृषि में भागीदारी है या जो भूमिका है वो बढ़ रही है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम उसके लिए कुछ फैक्ट देंगे। जैसे कि जो PLFS की रिपोर्ट थी 2021-22 की, उसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में लगभग 63% जो श्रमिक है वो महिलाएं हैं। अब देख लीजिए, कृषि के 100 श्रमिक में से जो 63 श्रमिक है वो कौन है, महिलाएं हैं। जो क्या बात कर रही हैं कि कृषि के अंदर महिलाओं की भूमिकाएं बहुत ही ज्यादा अधिक है। तो इस बात को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1991 के बाद 2 दशक गुजरे, वहां जहां पुरुष कृषि श्रमिक थे उनकी संख्या तो 3 मिलियन तक कम हो गई, जबकि महिला कृषि श्रमिकों की संख्या 2 मिलियन के करीब बढ़ गई है। तो यह फैक्ट किस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो कृषि में क्या हो रहा है, महिलाकरण हो रहा है। तो हमने अपने प्रश्न को इंट्रो में अच्छे से प्रूव कर दिया है। अब मेन बॉडी में जो इसके कारण है उनको हम बता सकते हैं। जैसे कि पहला कारण हो गया प्रवास। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब सामाजिक सांस्कृतिक कारक में जो भी कारक महिलाकरण को बढ़ा रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे किसी न किसी प्रकार से। यदि समाज के अंदर पितृसत्तात्मक बाधा है, वह महिलाओं को कृषि की ओर धकेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये सांस्कृतिक बाधा हो गई या फिर सांस्कृतिक शक्ति हो गई। और दूसरी कौन सी हो गई कि समाज में रोजगार के साधनों की कमी है, तो ये क्या हो गया, सामाजिक कारक हो गया। इस प्रकार के जो पॉइंट्स है आप इनको यहाँ पर
लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रवास। अब क्या हो रहा है, जो पुरुष हैं वो रोजगार के लिए अपने जो मूल क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, तो उनके जो पीछे कृषि का कार्य होता है उसे देखने की जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है, महिलाओं के पास आ जाती है। तो पुरुष तो क्या हो गए, किसी से हट गए शहर जाके, और उस अंतराल को भरने के लिए वहां पर कौन आ गई है, महिलाएं आ गई है। तो महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ गई है। तो यदि आप इस प्रवास वाले पॉइंट को लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार के डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र, यहाँ पुरुष हैं वो प्रवास से शहरों की ओर जा रहे हैं, जबकि महिलाएं इस अंतराल को भरने के लिए आ रही है। तो आप ऐसे नीचे लिख सकते हैं कि महिला इंक्रीज हो रही है और पुरुष कम हो रहे हैं। इस प्रकार के डायग्राम भी आप प्रश्न में बना सकते हो। जैसे कि जो 2011 की जनगणना है वह क्या बता रही है कि जो 33.7% ग्रामीण पुरुष हैं वह रोजगार और बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में पलायन करते हैं। तो इनके पलायन करने के कारण जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो अंतराल होता है उनको भरने के लिए महिलाएं आ जाती हैं, जिसके कारण कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या हो गया कि जमीन के छोटे टुकड़े होना, यानी कि भूमि विखंडन, अर्थात जो भूमि है उसका आकार छोटा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जो खेत का विभाजन हो रहा है, जो खेत का आकार है वो कई टुकड़ों में टूट रहा है, क्योंकि जमीन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। जैसे किसी व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन थी तो उसके यदि 5 बेटे थे तो अब प्रत्येक के पास कितनी आ गई, 2 बीघा जमीन आ गई। तो अब वह जमीन खेती के लायक इतनी अच्छी नहीं रह गई है। इसलिए जो व्यक्ति होता है वो अच्छे काम के अवसर की तलाश में दूसरे काम में लग जाता है। तो अब इस 2 बीघा जमीन है जो बहुत ही कम रिटर्न देगा, उसके लिए कार्य करने के लिए घर की महिलाएं आगे आएगी। इसलिए जो महिलाओं की भागीदारी है वह कृषि में बढ़ रही है। तीसरा कारण हो गया बाहर कार्य करने के लिए सामाजिक प्रतिबंध। जैसे महिलाओं को घर से बाहर कार्य करने के लिए प्रतिबंध होता है, तो अब खेत तो स्वयं के हैं तो वहां पर तो महिलाएं काम कर सकती हैं और पुरुष बाहर जाके आसानी से काम कर सकते हैं। तो इन बाधाओं के कारण भी महिलाओं की कृषि में भागीदारी है वो बढ़ रही है। चौथा पॉइंट है कार्य में लोचशीलता। अब इससे क्या तात्पर्य है कि कृषि का कार्य है तो अब महिला कभी भी कर सकती है। तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको 9 बजे ही खेत में जाना है, जैसे कि अन्य नौकरी में होता है कि आपको इतने बजे आना पड़ेगा और इतने बजे से इतने बजे की शिफ्ट आपको करनी पड़ेगी कार्य के लिए। लेकिन कृषि में ऐसा कुछ है नहीं, जब मन चाहा तब काम करने चले गई। इससे क्या होता है, महिला का जो कार्य जीवन संतुलन है उसमें भी बैलेंस आ जाता है। जैसे कोई महिला अपने घर के कार्य करके 10 बजे फ्री होती है तो वो 10 बजे जा सकती है, 11 बजे खेत में काम करने के लिए जा सकती है। तो खेती है इस प्रकार की लोचशीलता प्रदान करती है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी है वो कृषि में बढ़ रही है। पांचवा पॉइंट है गरीबी। अब महिलाओं के अंदर क्या है, गरीबी अधिक है, तो अब उन्हें कोई न कोई कार्य करने की बाध्यता हो जाती है। इसलिए वो महिलाएं क्या करती हैं, खेतीहर मजदूर बन जाती हैं, जिसके कारण महिलाओं की भागीदारी कृषि में बढ़ रही है। और फिफ्थ पॉइंट का मिलता जुलता ही हो गया कि रोजगार के कम अवसर। अब वैसे ही देश के अंदर रोजगार के बहुत ही कम अवसर देखे जा रहे हैं, तो अब उसमें भी इतनी प्रतिस्पर्धा है तो महिलाओं के लिए इतने अवसर बचते नहीं है, तो उनको खेती जैसे कार्यों में जाना ही पड़ता है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी वो कृषि में बढ़ रही है। और 7वां पॉइंट हो गया कौशल का अभाव। 7वां पॉइंट है कौशल का अभाव। अब कृषि में क्या है, कौशल की कम आवश्यकता होती है और बाकी जो जॉब्स हैं उनमें कौशल की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए महिलाओं का कृषि के क्षेत्र में कार्य करना आसान हो जाता है, जिसलिए जो महिलाओं की भागीदारी है वो कृषि क्षेत्र में बढ़ रही है। ये कारण हो गए जो महिलाओं के कृषि में भागीदारी को बढ़ा रहे हैं और पुरुषों की भागीदारी कृषि क्षेत्र से कम कर रहे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे कृषि है उसमें अनिश्चितता अधिक है, तो यदि घर का पुरुष साथी ही कृषि में जुड़ जाएगा तो घर के अंदर आय में अनिश्चितता आ सकती है, जिसके कारण महिलाओं की भागीदारी कृषि में बढ़ रही है। आगे हम वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं कि क्या उपाय किए जाए ताकि जो महिलाओं के लिए जो मौसमी रोजगार का क्षेत्र है यानी कि कृषि, उससे भागीदारी कम हो और अन्य जो औपचारिक क्षेत्र हैं वहां पर उनकी भागीदारी बढ़े, या फिर यदि कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ भी रही है तो कृषि में उनके भूमि स्वामित्व वगैरह उसको भी बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार के कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, कि महिलाओं को कोई ना कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए सरकार के द्वारा, ताकि उनको यदि कृषि क्षेत्र में रोजगार ना मिले तो उनके पास कोई ना कोई दूसरा उपाय हो। दूसरा पॉइंट है महिलाओं को क्या दिया जाए, खेत का स्वामित्व दिया जाए। अब महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ रही है तो उनको भूमि पर स्वामित्व भी अधिक होना चाहिए। जैसे कि जो कृषि जनगणना 2015-16 थी उसके अकॉर्डिंग जो खेती में लगी हुई 73.2% ग्रामीण महिलाएं थी, उनमें से केवल 12.8% महिलाओं के पास ही भूमि स्वामित्व था। तो ये जो भूमि स्वामित्व है यह महिलाओं के बिल्कुल ही प्रतिकूल है, इसको अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है जेंडर बजटिंग की व्यवस्था की जाए।
महिलाओं के लिए अलग से स्पेसिफिक योजनाएं निकाली जाए ताकि उनको रोजगार के अन्य अवसर मिल सके। और चौथा पॉइंट है योजना चरण में स्थानीय महिलाओं को शामिल करना। सरकार कोई भी योजना बनाए कि जैसे कहीं रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है तो उसमें महिलाओं का जो पॉइंट है उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखा जाए, महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज्यादा उनमें बढ़ाई जाए ताकि जो महिलाओं की किसी क्षेत्रों से भागीदारी कम होकर अन्य औपचारिक क्षेत्रों में भागीदारी उनकी बढ़ सके। तो इस प्रकार के कुछ वे फॉरवर्ड हम यहाँ पर बता सकते हैं। कंक्लूजन में हम वापस वही SDG 5 को कोट कर सकते हैं जो कि लिंग समानता की बात करता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और आप यह PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप UPSC से प्राप्त कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।